आज के आर्टिस्ट को याद रखना ज़रूरी है कि कुछ अलग के चक्कर में हम अपना सोल ना खो बैठे। पानी पीने से आपको जो सुकून मिलता है ना, वो लता जी की आवाज़ से मिलता है। सबसे मेमोरेबल शो था व्हेन आई sang in front of दीदी, and when I really met her, there was a faint smile on her face that said it all. एक गाना भी मिले तो फिर ऐसा गाओ कि दुनिया याद रखे। किशोर दा के गाने, लता दीदी के गाने आप जो गाते हो वो एक सोल टच ही अलग है, और अभी जो सॉन्ग्स आते तो वो डिफरेंट होते। और दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में आप चलोगे कि आप एक अच्छी राह बनाओगे और दुनिया को आपके पीछे चलाओगे। जो अभी तक का ग्रेटेस्ट एप्रिसिएशन मुझे मिला है वो मिला है जब मेरी ऑडियंस में एक भी ताली नहीं बजी। वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें। जब आप एक अच्छा पॉडकास्ट देखते हैं, इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखते हैं, तो वो आपको एक किसी इंसान की बायोग्राफी की बुक पढ़ने के बराबर नॉलेज देता है। हमारे इस पॉडकास्ट का पर्पस है कि हर फील्ड के टॉप लेवल के लोगों का नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाना, और इस मिशन को सक्सेस करने में आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। सो आगे बढ़ने के पहले भरत एम जैन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। एंजॉय द शो। वेलकम टू द शो गौरी जी। थैंक यू। बहुत बहुत खुशी है आज, एक अलग ही इसके लिए कि आज हम सुकून के बारे में बात करने वाले हैं। म्यूज़िक आई थिंक एक सुकून है। कोई भी इंसान को अगर पूछो तो सुकून का मतलब क्या है, तो पहला वर्ड निकलता है म्यूज़िक। आज बहुत सारी बातें म्यूज़िक को लेकर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। माय प्लेजर। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो म्यूज़िक की जर्नी या सुकून की जर्नी जो भी को, ये स्टार्ट कैसे हुई? म्यूज़िक की जर्नी तो मेरे ख्याल से बहुत पहले स्टार्ट हुई, बिफोर इवन आई न्यू इट, बिकॉज माय मदर इज़ अ सिंगर, शी इज़ अ वोकलिस्ट, शी इज़ अ ट्रेंड किराना घराना की क्लासिकल सिंगर हैं वो। एंड मैंने उन्हीं से सीखा, तो वो काफ़ी पहले से गा रही थी, तो मेरे ख्याल से जब मैं माँ की पेट में थी तब से शुरू हो गई होगी मेरी जर्नी। ओहो। यस ऑफ कोर्स। मतलब सिंगिंग तो आपके रोम रोम में है। जी जी। एंड जब मैं 3 साल की थी तब से मम्मी ने मुझे इनिशिएट किया कि थोड़ी चलो सीख लो। सो इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी विद मी। तो सिर्फ मम्मी ने बोला सीख लो इसके लिए सीख लिया, या फिर आपको खुद को उसमें मज़ा आता था, अच्छा लगता था आपको सीखना? नहीं, मम्मी ने बोला सीखो, इसलिए सीखा जब शुरुआत की तब। फिर मेरी मम्मी ने और मौसी ने थोड़ा सा मेरे साथ क्या कहते हैं उसे, थोड़ा टैक्टिकली हैंडल किया मुझे, बिकॉज आई वॉज अ वेरी बैड स्टूडेंट and I did not want to learn music at all. I always wanted to become a dancer. Okay. So मम्मी ने क्या कहा कि चलो आप तो अभी मेरे यहाँ पे सीख नहीं रहो, मैं जब कहती हूँ तब आप बैठते नहीं हो म्यूज़िक सीखने के लिए, तो आप ऐसा करो कि बाहर चले जाओ। तो बाहर की जो गुरु हैं उनके वहाँ मुझे सीखने को भेजा। And then it was like 4-5 years maybe that she did not teach me music. और जब 5 साल के बाद I had a complete क्या बोलते हैं रियलाइजेशन कि मेरी मदर से बेहतर टीचर नहीं है कोई। Right. So I came back to her and I told her कि मम्मा प्लीज बस हो गया, अभी आप मुझे सिखाओ। And then the real learning started. Real journey started actually. But तब आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था म्यूजिक में? इंटरेस्ट तो काफ़ी था, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। जब शुरू किया ना तब ऐसा लग रहा था कि मम्मा गाना तो एकदम इजी है, गा तो सभी गाते हैं, उसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट सीखना बहुत डिफ़िकल्ट है। Okay. मम्मा बोली अच्छा ऐसा लग रहा है आपको, तो आपको इंस्ट्रूमेंट सीखना है। नहीं, ये जो इजी है ना गाना वाना, तो वही मैं प्रेफर करूँगी, आई लर्न वोकल्स। मम्मी बोले ठीक है चलो अच्छा है। तो जब मैंने विशारद करी ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन लेवल ऑफ म्यूज़िक,
तब जाके मैंने मम्मा को कहा कि आई थिंक वोकल इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ म्यूजिक। क्योंकि तब उसकी डेप्थ आपको समझ में आ रही जी थी। जी जी। तो सिंगिंग की जो स्किल्स, जो डेप्थ वाली स्किल्स है, वो आपने डेवलप कैसे की? मतलब उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आपको कहाँ पे मिली? ये जो स्किल्स डेवलप होना है ना, वो इट इज़ नॉट स्टैंड अलोन टाइप, ये संगीत का संस्कार होना पड़ता है। और ये बचपन से जब मैं मेरी मम्मी को गाते हुए देखती थी, या फिर हम लोग कोई और कॉन्सर्ट्स में जाते थे देखने के लिए, तो मम्मा यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली टेल मी कि ये देखो ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। तो ये स्किल्स जो डेवलप होते हैं ना, तो वो ओवरनाइट नहीं होते, या फिर आप जब गुरु के सामने बैठते हो और वो जो आपको सिखाते हैं तो वो आप सीख लेते हो। इट इज़ नॉट अ क्लरिकल जॉब कि मैंने ABCD सिखाया और आपको ABCD लिखना आ गया। इट इज़ अ प्रोसेस। तो अगर आपने देखो, मुझे अगर गुरुजी ने आज मुझे सिखाया है तो आई नीड टू डाइजेस्ट इट, आई नीड टू इंटरनलाइज इट, आई नीड टू थिंक अबाउट इट, एंड देन कहीं जाके 1-2 महीने बाद ऐसा लगता है कि ठीक है, वो जो गुरुजी कह रहे थे ना 2 महीने पहले, तो वैसा भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है अभी, इट माइट बी अ रियलिटी नाउ। बट सिंगिंग स्किल्स अभी हम लोगों को तो जनरली ये लगता है कि बस आप गा रहे हो, आवाज़ निकल रही है। तो इसमें जो स्किल्स रहती है, डिफिकल्टी वाला पार्ट क्या रहता है? डिफिकल्टी वाला पार्ट अभी कहाँ से शुरू करूँ, आप बताओ। तो भी एक रहता है कि भाई यहाँ पर जैसे आपने बोला ना, पहले मुझे लगता था कि म्यूज़िक सबसे इजी चीज़ है, इंस्ट्रूमेंटल में मतलब डिफ़िकल्ट लगता है, फिर आपको लगा म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक के लिए आपको बहुत सारा रियाज करना पड़ता है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारी टेक केयर करनी पड़ती है। तो व्हाट इज़ द मेन क्वालिटी कि भाई वी हैव टू फोकस ऑन दिस? देखो, म्यूज़िक को अगर हम लोग डिवाइड करें इनटू 2-3 डिफरेंट जोन्स, एक तो आता है कि वोकल्स, और दूसरे आते हैं इंस्ट्रूमेंटल्स। ओके। लेकिन म्यूजिक का लर्निंग कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से, माइंड से। और माइंड तक म्यूजिक कहाँ और कैसे पहुंचता है? कानों से। हाँ, ओके, तो वोकलाइजेशन की जर्नी है ना, वो लिसनिंग से स्टार्ट होती है। जब आप सुनते हो, इंग्लिश में देखो 2 वर्ड्स हैं, एक है हियरिंग और एक है लिसनिंग। हियरिंग यानी आप जो भी सुन रहे हो वो सुन रहे हो और आप समझ रहे हो, और लिसनिंग का क्या है? आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, वो प्रोसेस कर रहे हो, उस पे आपका रिएक्शंस बन रहा है, एंड देन उसका आप थॉट्स में कन्फर्मेशन हो रहा है। राइट। ओके, सो वोकलाइजेशन में, जो सिंगिंग में जो ये डेप्थ और लेवल्स की जब बात करते हैं ना हम लोग, तो एक आता है बात करना, उसके बाद में बात करना और सिंगिंग करने में क्या डिफरेंस है? आप मुझे बताइए कि देखो, बात कर रही, अभी तो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, और वो गाने में क्या डिफरेंस है, आप बताइए। शायद हमारे हिसाब से तो सुर का डिफरेंस रहता है। एग्जैक्टली। तो वो ये सुर क्या है? वो नहीं पता है। ओके, सो दीज सुर, ये जो है ना, ये दीज आर स्पेसिफिक म्यूजिकल फ्रीक्वेंसीज। ओके। बिकॉज एवरीथिंग इज साउंड। तो ये बात करने, जो भी मैं बात कर रही हूँ, वो उसमें भी साउंड निकल रहा है, और म्यूजिक में भी जो सुर कहते हैं हम लोग, दीज आर स्पेसिफिक म्यूजिक फ्रीक्वेंसीज दैट यू हैव टू पिच टू, एंड वो गले से निकालने हैं आपको। ओके। तो वो निकालने की जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है, और वो जितना लिसनिंग आपका डीप और इंटेंट होता जाएगा, उतनी अच्छी तरह से आप वो यहाँ से गले से निकाल पाओगे। Another thing is, we are dealing with sound energy, and as we all know, जैसे हम लोग ने स्कूल में पढ़ा था, energy can never be created nor be destroyed. So it can only be transformed into some other types of energy. Like we can say, we can channelize the energy. We cannot destroy, or we cannot like. Exactly, and it takes different types of, ना, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है अलग एनर्जी टाइप्स में। तो ये जो साउंड एनर्जी हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं, वो अगर आप तक पहुँचती है, तो वो पहुँचने के बाद आप में वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं अगर गा रही हूँ, चलो अगर ये सब चीज़ें ना जाने हुए, ना सीखे हुए, अगर हम ऐसे ही गा रहे हैं, तो वो हम खुद के लिए गा रहे हैं, राइट, खुद की हैप्पीनेस के लिए गा रहे हैं। बट एज एन आर्टिस्ट, जो मेरी जर्नी है,
उस जर्नी में आई एम सपोज टू गिव दिस इम्पैक्ट टू यू और मे बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। राइट। तो उसके लिए मुझे वो एनर्जी ग्रैब करने के लिए या फिर एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए आई हैव टू फाइंड मेथड्स एंड आई हैव टू वर्क on those methods of transferring that energy so that it can have a particular impact that I want to have. Right. Understood. भगवान ने कहो या फिर नेचर ने कहो, हम सबको सेल्फ सफिशिएंट बनाया है कि सबको गला दिया है, सबको भाषा की समझ जो है वो दी है, लेकिन इसको हम कंठ कहते हैं और इसका दूसरा वर्ड क्या है? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र। तो ये स्वर यंत्र से हर कोई वो स्वर क्यों नहीं निकाल पाता? क्योंकि उनको पता नहीं है कि यहाँ गले से वो स्वर निकाल भी पाएंगे। ओके। और अगर ठीक है, एज एन आर्टिस्ट अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आज 10,000 लोगों के सामने, मैं गा सकती हूँ, मेरी जर्नी अलग है, लेकिन अगर खुद के लिए हमें हमारा इम्पैक्ट अगर अचीव करना है तो इसी स्वर यंत्र से हम लोग पर्टिकुलर म्यूजिक फ्रीक्वेंसीज का उगम करके वी कैन इम्पैक्ट आवर माइंड्स। मतलब डेप्थ में पीछे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे। जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, आसान तो कोई भी चीज नहीं है। ट्रू। बट वो कहते हैं ना कि ऑपोजिट वाले को तो हर दूसरा बिजनेस बोलो, आर्ट बोलो, वो इजी लगती है, वैसा वाला है जी। तो आपने ये, एक तो होता है बहुत सारे लोगों का कि म्यूजिक एज अ पैशन वो लोग करते हैं कि अच्छा लगता है, आपने इसको एज अ करियर चुना है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसके ना पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँगी। When my mother was performing, I was like 6-7 years old and she was performing. And तभी तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि मम्मा सामने गा रही है और वो अद्भुत है, इतना ही समझ रहा था वो। लेकिन क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है ऑन स्टेज, और मेरे अंदर जो कुछ भी उसकी जर्नी थी ना, वो मुझे समझने के परे थी। बट मुझे ये पता था कि मेरी जगह वहाँ पे है। ओके, ग्रेट। सो आई वाज 6 or 7 years old when I have decided that I will be a singer. ग्रेट। एंड आपकी जो अभी मॉम तो आपकी सिंगर थी, बाकी फैमिली के मेंबर्स थे, उनका सपोर्ट आपको कैसा था कि एज अ सिंगर यू आर गोइंग टू लाइक, तो उसमें उनका सपोर्ट था या फिर आपको कोई चैलेंजेस आए, फाइट करना पड़ा? नहीं, देयर वर नो चैलेंजेस। चैलेंज एक ही था कि माय पापा यूज्ड टू से ऑफ कोर्स कि अगर इसने आज रियाज नहीं किया तो उसको आज दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। ओह, पनिशमेंट था। पनिशमेंट था। बट देयर वाज लॉट ऑफ सपोर्ट। In fact, my parents have been my pillars of support, and now after marriage I had great support from my in-laws also, and my husband is like a part of me, ऐसा। So we are like great, one soul, ऐसा है। So lot of support, yeah. But I am seeing कि there is a huge difference, एक 80s और 90s का जो म्यूजिक था जी, एक आज का जो म्यूजिक है, तो बहुत ह्यूज चेंजेस आ गए हैं। तो उसमें सबसे बड़े चेंजेस आपको क्या दिखते हैं? 80s और 90s में कैसा है ना, हम सब लोग कल्चरली ऑल्सो कपड़ों में वी यूज टू वेयर धोतीज एंड कोट्स एंड वी हैव टू वेयर दैट पिक्यूलियर कैप्स। तो वो कल्चर तब का था, तो म्यूज़िक भी अब तब का था। अभी जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो कल्चर इज़ बाउंड टू चेंज, तो म्यूज़िक इज़ ऑल्सो बाउंड टू चेंज। म्यूज़िक इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कल्चर एंड कल्चर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ म्यूज़िक। अपनी सोसाइटी में, अपने वर्ल्ड में कोई भी ऐसा स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। राइट। तो जो भी है अच्छा है ऑफ कोर्स। बट आपके लिए मुश्किल टैकल करना मुश्किल नहीं होता है कि एक आपकी पर्टिकुलर एक गाने की स्टाइल है, सॉन्ग्स की स्टाइल है, और अभी जो नए सॉन्ग्स आते हैं, नए सिंगर्स आते हैं, नई ऑडियंस हैं, तो वो डिफ़िकल्टीज फेस होती है आपको? डिफ़िकल्टीज फेस नहीं होती, बिकॉज मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी ऑडियंस कुछ अलग चाहती है, कुछ अलग सोच रही है, कुछ अलग सुनना चाहती है, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम समथिंग डिफरेंट। और वो डिफरेंट क्या हो, वो उनको किस तरफ ले जाए, उनका क्या पर्पस है आज म्यूज़िक लिसनिंग का, वो किस तरह सेटिस्फाई हो और उनमें क्या बेटरमेंट आ सके, उनमें म्यूज़िक मेरा सुनने की वजह से
क्या वैल्यू एडिशन आए उनकी लाइफ में, दैट वो सोचना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो देर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट एरिया, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा नहीं. इट्स ऑलवेज अ द ग्रे एरिया इन बिटवीन दैट मैटर्स. बट एक डिफ़िकल्ट पार्ट आता है ना, ऐसा है कि भाई मैंने ये जोन में गाया हुआ. जनरली हम रहते हैं कि हम एक कल्चर में रहे हुए हैं, फिर अपने को सडनली थोड़ा सा वो कल्चर का डिफरेंट उसके जैसा ढलना पड़ता है. तो दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है कि अभी आपने जो सॉन्ग्स गाए 80s 90s किशोर दा के गाने, लता दीदी के गाने आप जो गाते हो, वो एक सोल टच ही अलग है. और अभी जो सॉन्ग्स आते हैं तो वो डिफरेंट होता है. तो आपको खुद के लिए डिफ़िकल्टीज नहीं आती है. ऑडियंस तो चलो, ऑडियंस को जो चाहिए आप देने की कोशिश करते हो, बट इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल्सो. ऑडियंस को मैं तभी दे पाती हूँ जब उसके पहले 2-3 साल की सोच होती है. तो ये अभी जो आपने पूछा कि आपको डिफ़िकल्टी नहीं आई, तो मुझे ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टी आई, बिकॉज आई हैव बीन ट्रेन्ड इन द ओल्डर जनरेशन स्टाइल. वो जो आवाज़ की लगाव जो होती है, वो जो म्यूज़िक फ्रेजेस जो बनते हैं, वो एक अलग स्टाइल से बनते थे और अब की स्टाइल अलग है. सो आई हैड टू मेक दैट जर्नी फ्रॉम 2-3 साल से. आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट थोड़ा मेरे म्यूज़िक में भी चेंज आ जाए. तो आई हैव बीन डूइंग दैट जर्नी, बट nobody forces me to do that. I don't feel forced to take that journey. अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे अभी ये आज का म्यूजिक नहीं गाना है, मुझे पुराना ही गाना है, तो I'll be happy. You'll be happy. My definitely. audience will be happy, of Yes, course. yes. But am I growing? Right. That is the difference. Right. That is the True. difference. True. And which direction am I growing? Right. Am I closing myself from the Surround, world? Right. Or am I opening my horizons to the world? दुनिया है वो बदलने वाली है, वो बदलेगी ही. Very true. और ऐसा है कि आप दुनिया के साथ चलना चाहते हो या आप दुनिया के साथ नहीं चलना चाहते हो. नहीं. और दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में आप चलोगे कि आप एक अच्छी राह बनाओगे और दुनिया को आपके पीछे चलाओगे. वेरी गुड, वेरी नाइस. दैट इज द डिफरेंस. ये जो चेंजेस आया है ना, समझो मैंने बात किया एक ऑडियंस का चेंजेस, बात किया आपका चेंजेस, बट जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ओवरऑल, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स है या दूसरे लोग, उन लोगों में भी चेंजेस आया है पर्टिकुलरली कि इट इज़ द सेम? क्यों? बिकॉज ये बैकग्राउंड की चीज़ें तो आपको ही बेहतर तरीके से पता रहती हैं. जी नहीं, सब में चेंजेस आए हैं ऑफ कोर्स. पहले कैसा होता था ना, अपना जो बॉलीवुड में इवन जो म्यूज़िक होता था, हर म्यूज़िक जो अपना होता था उस पे अपने कल्चर के इन्फ्लुएंसेस बहुत एविडेंटली दिखते थे. अपना कल्चर यानी भारतीय कल्चर, यस, राइट? यस. तो महाराष्ट्रियन म्यूज़िक है, फिर तमिल का अलग है स्टाइल, कर्नाटक का स्टाइल अलग है, उड़ीसा का स्टाइल अलग है, बंगाल का स्टाइल अलग है, आंध्रा का स्टाइल अलग है, हरियाणा का अलग है, ऊपर कश्मीर का अलग है, राजस्थान गुजरात का अलग है. तो वी वेर अ कंट्री, बट एज we have expanded, we have started to get the influences on music from the world. True. तो दुनिया में आज रशियन म्यूजिक का भी इन्फ्लुएंस आएगा, नॉर्वे का म्यूजिक का भी इन्फ्लुएंस आएगा, अमेरिकन म्यूजिक का आएगा, इंग्लिश म्यूजिक का आएगा, साउथ अफ्रीकन म्यूजिक का आएगा. सो ये अपना म्यूजिक बहुत इंक्लूसिव हो रहा है मेरे ख्याल से. लेकिन ये आज के आर्टिस्ट को याद रखना ज़रूरी है कि कुछ अलग के चक्कर में हम अपना सोल ना खो बैठे. आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो सोल है, आपकी जो स्पेशलिटी है, आप एटलीस्ट उनसे भटक नहीं जाओ. जी, क्योंकि आज हिंदुस्तानी म्यूज़िक हम लोग जब कहते हैं ना, तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक को 4 से 5 हज़ार सालों की हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, एक उसके सिस्टम है. तो उसको सिस्टम को ना ब्रेक करते हुए अगर आप अलग अलग इन्फ्लुएंसेस ले रहे हो, तो इट इज़ गोइंग टू एनरिच इटसेल्फ. जो हमारा कल्चर आज दिखा रहा है, जो हिंदुइज्म दिखा रहा है कि एकोमोडेटिवनेस जो अपने कल्चर में है वही अपने म्यूज़िक में है. तो ऐसा नहीं कि अपना म्यूज़िक छोड़ दें और आज अमेरिकन म्यूज़िक के पीछे चले जाए. तो स्ट्राइकिंग दैट बैलेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. दैट हैव टू टेक केयर. वो समझना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है. यस. और काफ़ी हद तक आज बहुत अच्छे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं हमारे,
जो शंकर जी हैं, शंकर महादेवन जी हैं, सोनू निगम जी हैं, कैलाश खेर जी हैं, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. ग्रेट, डेफिनेटली. इवन लता दीदी हैव लाइक 50-60-70 इयर्स का शी करियर हैज ऑल्सो चेंज सो मच. जो वो 30s में गा रही थी, जो 40s में 1940s में जो गा रही थी, और जो वो 1990s में गा रही थी, देयर इज अ ट्रिमेंडस डिफरेंस एंड इट इज ओनली फॉर द बेटर. यस, और अच्छा ही गाया है उन्होंने ऑफ कोर्स, एंड शी इज अ लेजेंड ऑफ कोर्स. मैंने सुना है, लेकिन बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों को, स्पेशली अपने कंठ का. जैसे मैंने लता दीदी के बारे में सुना है कि वो तो कभी ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स उन्होंने टच ही नहीं किया है. तो इज इट ट्रू कि आप लोगों को इतना टेक केयर करना पड़ता है जी, टेक केयर तो करना पड़ता है. गले को संभालने के लिए? बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है, क्योंकि जब रियाज करते हैं ना, तो दिस बिकम्स योर मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन द बॉडी. तो कोई भी गलत इन्फ्लुएंस, गलत अगर ठंडा पी लिया या फिर वेदर चेंजेस भी है ना, तो इसी पे वो झट से इम्पैक्ट आ जाता है. इम्पैक्ट आ और जाता आपकी है. आवाज़ तो मेन जो है, कहते हैं ना दीदी ने कि जैसे आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है, जी तो वहाँ पर आवाज़ का ध्यान रखना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी. जी जी. सबसे मेमोरेबल शो आपका अभी तक का कौन सा था? सबसे मेमोरेबल जो आपके लिए एक मेमोरीज है. सबसे मेमोरेबल शो था व्हेन आई sang in front of दीदी on her 77th birthday at Okay, Shanmukhanand Hall. I was very new and 4 या 5 फीमेल सिंगर्स थी, एंड आई वॉज द यंगेस्ट वन ऑन स्टेज. तो काफ़ी गाने दिए थे मुझे, तो मैं काफ़ी रियाज और प्रैक्टिस करके आई थी, बट अल्टीमेटली जब शो का दिन आया तो आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 2 songs. ओके. एंड सो थोड़ा सा डैम्पनर था कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, दीदी के सामने गाना है तो अच्छा गाना चाहिए. तो देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि कोई बात नहीं, जो है अपना वो अपना है. राइट. एक गाना भी मिले तो फिर ऐसा गाओ कि दुनिया याद रखे. राइट. तो फिर मैंने एक राधा एक मीरा गाया था, एंड वो जैसा गाना हो गया तो सुरेश जी सुरेश वाडकर जी दौड़ के स्टेज पे आए, एंड ही सेड चलो चलो गौरी, मैं आपको दीदी से मिलवाता हूँ. एंड व्हेन आई रियली मेट हर, देयर वाज अ फेंट स्माइल ऑन हर फेस दैट सेड इट ऑल. तो एक लाइन तो हम भी सुन ले इसका. ओके. एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी. सो ब्यूटीफुल वॉइस, सो ब्यूटीफुल, वेरी टचिंग, जेन्युइनली. थैंक क्योंकि यू. आपके कुछ गाने सुने हैं जो बहुत टच करते हैं. वॉइस इज वेरी टचिंग. थैंक यू. डिजिटलाइजेशन इतना आ गया है अभी, आप जब से स्टार्ट किया है तभी से अभी डिजिटल सोशल मीडिया बहुत सारे चेंजेस आ गए. तो उसका जो चेंजेस का इफेक्ट क्या आ रहा है और उसको आप कैसे अडॉप्ट कर रहे हो? डिजिटलाइजेशन इन द वे आर्टिस्ट्स कम अक्रॉस. आपका क्वेश्चन में अब थोड़ा सा डिटेल में जा रही हूँ कि डिजिटलाइजेशन इन म्यूजिक कह रहे हैं, इन रिकॉर्डिंग टेक्निक्स कह रहे नो, हैं. डिजिटलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मतलब स्प्रेडिंग अबाउट योर क्वालिटीज. It can, you can say your social media profiling. Yes, yes. So I guess social media profiling has changed for the better. बहुत अच्छा हो बट गया आप है. कैसे अडॉप्ट कर पाते हो उसका चेंजेस? क्योंकि नए नए जनरेशन्स के लोग हैं जो अगर म्यूजिक थोड़ा सा भी गा रहे हैं, उनका डिजिटलाइजेशन स्ट्रांग है, तो वो स्प्रेड फास्ट हो रहे हैं. तो आप अपने को फास्ट स्प्रेड करने के लिए क्या कोशिश करते हैं? फास्ट स्प्रेड करने की कोशिश करने के बजाय जो अच्छा है और जो चिरंतन है, जो जेन्युइन है, उस पे अगर आप डटे रहे तो वो कभी ना कभी तो बाहर आना ही है. ये फास्ट क्या चक्कर है? आज एक अर्थ जैसी घूम रही है, वो अचानक फास्ट घूमने लगे तो इट विल डिस्टर्ब एवरीथिंग. तो जो है, अपनी जो लय है, अपनी जो स्थिति है, वो अच्छी है. इतना है कि अपना जो कोर स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे.
ये तो हम सोच ही सकते हैं, डेफिनेटली। और वो आज पॉसिबल है जो एक 50-60 साल पॉसिबल नहीं था। बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए आप कुछ भी करो, उटपटांग सा आप कर लो, उटपटांग सा कुछ भी गा लो, तो वो नहीं, क्योंकि वो पहुंच के भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आपको पहुंचना है वो तो सही तरीके से और सही चीज़ आपको पहुंचानी है, तो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट। दैट इज ट्रू, बट अभी व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे आपकी वॉइस इतनी ब्यूटीफुल वॉइस है, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल समझो ये सेम गाना गाते हैं, उनकी आवाज़ में, उनके सुर में शायद इतनी जान नहीं हो जो उसमें है, बट स्टिल दे आर लाइक, अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्ट्रांगली अगर खुद को रख रहे कर रहे तो दे आर स्प्रेडिंग द फास्ट। तो वहाँ वो चैलेंजेस आपको तकलीफ होती है कहीं पे? उससे मुझे तकलीफ इतनी नहीं होती जितनी तकलीफ उनको होगी, बिकॉज इट विल नॉट बी सस्टेनेबल ना। इट वोंट बी सस्टेनेबल। हाँ, वेरी ट्रू, चलो वेरी आज ट्रू, आपको वेरी ट्रू। फास्ट फेम मिल भी गया, तो आप 10 साल के बाद खुद को कहाँ देखते हो? राइट, मतलब आप खुद को एक्चुअली नींव के नज़र से देख रहे हो, आप खुद को वैसे डेवलप कर रहे हो। हाँ, वेरी एग्जैक्टली, ट्रू, कि आपकी नींव मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। मजबूत जैसे हो जाएगा। अभी मैंने 1 मिनट में आपको गाने के लिए बोला और आपने एक खूबसूरत आवाज़ में गा लिया, शायद अभी के लोग वो सिर्फ सोशल मीडिया पे गाना है तो गा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटीज। म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए हैं या आते हैं? म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी वो एक देखो, आपको एक बेनिफिट है कि आप बोर्न एंड ब्रॉड आपका वहाँ से ही हुआ है और आपको जन्म से वो चीज़ मिली है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। नहीं तो शायद वो एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है चैलेंजेस का, बट वो चैलेंजेस तो चलो यू आर लक्की, सो वो चैलेंजेस आपको नहीं मिले, बट उसके अलावा क्या चैलेंजेस आए? there were a lot of challenges when I was trying for playback, लेकिन वो जोन में जाने के लिए जो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते वो मैंने नहीं किए। गुड। सो मैंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज अपने प्रिंसिपल्स पे मैं नहीं करूँगी। राइट। सो देन मैंने वो राह चलनी छोड़ दी। सो देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट देन आई डोंट थिंक अबाउट देम। ट्रू। आई टुक माई ओन डिसीजंस, आई चोज माई ओन वे, और मैंने जो चूज़ किया है उस पे अगर हम शिद्दत से कोशिश करें तो सक्सेस तो आनी है। 100%। बट टिल दैट टाइम देयर इज सो मच फन एंड देयर इज सो मच लव इन द जर्नी ऑफ म्यूजिक। ट्रू, सुकून। सुकून अगेन। बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक्स आते रहेंगे आपको कभी कभी ऐसा, तो उसको कैसे टैकल करते हो, या फिर थैंकफुली आते ही नहीं? गॉड इज ग्रेट। नहीं मैं वही कहने वाला था आते। कि आपको शायद नेगेटिव आते भी नहीं रहेंगे, बिकॉज आवाज़ इतनी अच्छी है। नेगेटिव की बजाय ना एक मैं बहुत ज़्यादा एक इमोशन जो रिस्पेक्ट करती हूँ लोगों में, इज़ लाइक दे केयर अ लॉट फॉर मी। तो कभी ऐसा ना, जैसा आज अभी थोड़ा सा मेरा गले में थोड़ी खराश है ना, तो कि गौरी जी क्या हो गया, अब यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सो मुझे उतना अच्छा लगता है। बीच में आई वॉज नॉट कीपिंग वेल फॉर अ फ्यू मंथ्स, ओके। एंड देन एवरीबडी वॉज कंसर्न कि गौरी जी व्हेन आर यू गोइंग टू बी बैक, व्हेन आर यू गोइंग टू बी बैक। सो ये मेरे ख्याल से ये एक बोन है मेरे लिए, एक भगवान का आशीर्वाद है कि इतने अच्छे लोग मुझसे आज जुड़े हुए हैं ट्रू। कि जो जितना प्यार मुझे मेरे घर वाले करेंगे उतने उससे ज़्यादा प्यार मुझे ऑडियंस से आज मिल रहा है। सो आई एम सो थैंकफुल टू देम। तो फिर नेगेटिव फीडबैक वाला सवाल मैं कट करता हूँ, और गौरी जी ऐसा कौन सा पल है जब आपको किसी ने इस तरीके से अप्रिशिएट किया हो, जिसने टच किया हो आपके हार्ट को और आपको सुकून मिला हो? ऐसे तो अप्रिशिएशन बहुत सारे मिलते रहेंगे, बट कुछ यादें रहती है ना जो हमको टच करती है ऐसा। जो अभी तक का ग्रेटेस्ट अप्रिसिएशन मुझे मिला है वो मिला है जब मेरी ऑडियंस में एक भी ताली नहीं बची, अच्छा। एंड पीपल वेर लाइक ऑस्ट्रक, और ऐसे बैठे थे, खो गए थे म्यूजिक में। हो गए थे। एंड देयर वर सो मेनी पीपल जिनकी आंखों में आंसू थे। सो दैट वाज द मोमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिफिकेशन कि ये जो सुर की जो एनर्जी है, ये जो शब्द और सुर मिलके जो इमोशन बनता है वो उनके अंदर तक पहुंच गया था, एंड पहुंचने के बाद दैट इमोशन यू नो इट स्टेड विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब पहली बार ऐसा सुन रहे हो कि ताली नहीं बजी, उसको दैट इज द अप्रिशिएशन। एब्सोल्यूट सही। एक्चुअली आपके सॉन्ग ऐसे ही है, मैं एक वो लग जा गले आपका सुन रहा था, जी। तो आदमी खो ही जाता है, दैट इज ट्रू।
तो मैं वो लग जा गले की भी मुझे 2 लाइन तो आपसे सुननी है, बिकॉज दैट इज माय फेवरेट सॉन्ग और आपकी आवाज जबरदस्त है। 2 लाइन। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले ए, ए। जोरदार जोरदार, Thank you. हार्ट टचिंग। थैंक यू, थैंक यू। आपको कौन से सिंगर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, फेवरेट है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, सीखने को मिला है? ऑफ कोर्स लता जी। Of course. एक आवाज़ तो ऐसी है कि जो एक्चुअली वो आवाज़ को सुकून, रियल में सुकून कह सकते हैं लता जी की आवाज़, सीरियसली। शी इज लाइक वाटर। जैसे आपको जो सुकून मिलता है ना, वो लता जी की आवाज़ से मिलता वो है। लता जी की Very आवाज से true. मिलता है। वेरी ट्रू। एंड देयर आर ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ सिंगर्स। एक कौशिकी जी हैं, कौशिकी चक्रवर्ती। Yeah, she is another legend in the making. I revere her, I respect her a lot. बहुत मेहनत करी है उन्होंने, बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत वैरायटी गाती हैं, बहुत अलग अलग स्टाइल्स गाती हैं। शंकर महादेवन जी हैं, सोनू निगम जी हैं, अलका याग्निक जी है, ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ देम। सो इट्स अ गुड वर्ल्ड, इट्स अ वेरी गुड वर्ल्ड। इट्स अ वेरी गुड वर्ल्ड। आई मीन ऐसा एक ज़माना था ना कि जब लता जी के बाद कौन गा सकता है ऐसा लग रहा था, बट सो मेनी पीपल हैव कम अप। ऑफ कोर्स उनसे सीखे, फिर खुद से डेवलप किया, खुद उन्होंने सोचा कि और क्या अच्छा दे सकते हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड जहाँ पे सब सिंगर्स एक साथ एक मंच पे खड़े हो जाए तो आप नहीं कह सकते कि ये ऊंचा है ये नीचा है। हर एक की अपनी अपनी एक खूबी है एंड दे आर वंडरफुल पीपल। ग्रेट। वैसे आपकी आवाज़ सब कुछ अच्छी है, बट जब भी आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो आपके अंदर से एक फियर रहता है, मुझे और बेस्ट देना है। ऑडियंस के दिल में क्या रहेगा, मैं बेस्ट दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी? वो फियर है ना, वो हर आर्टिस्ट के मन में हर पल रहता है। और अगर आपको वो फियर टैकल करना हो तो यू हैव टू सरेंडर टू द हायर एनर्जी। क्योंकि अगर आपने मुझे कहा कि चलो आज गौरी जी आपको मैंने बेस्ट ऑडियंस दिया है, बेस्ट स्टेज दिया है, बेस्ट म्यूजिशियंस दिए हैं, तो आप आज बेस्ट परफॉर्म करना, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये मैं सोच रही हूँ, ये सेम थॉट कौशिकी जी ने भी कहा है स्टेज पे कि इट इज़ नॉट मी हु परफॉर्म्स। जब एक लेवल आपकी जब आ जाती है ना, तब ऐसा लगता है कि आप हो ही नहीं वहाँ पे, तो सम अदर एनर्जी इट टेक्स ओवर और आप जो अंदर से गा रहे हो, जो सुर निकल रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यू नीड टू हैव थोड़ी सी स्पिरिचुअल बैठक भी आपकी ज़रूरी है। ओके। थोड़ा मेडिटेशन भी ज़रूरी है। थोड़ा जो आप सोच रहे हैं, जो आप गाना चाहते हैं, उसको इंटरनलाइज करना, उसको उसके बारे में सोचना, और वो सुर का लगाव और सुर की तैयारी करनी भी ज़रूरी है, ताकि हम जब स्टेज पे जाए तब सरेंडर कर सकते हैं। मेहनत तो ऑफ कोर्स, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मेहनत ना करे बिना आप जाके सरेंडर कर लो और वो तो आवाज़ नहीं हो निकल आएगी, पाएगा, ऐसा सवाल तो ही नहीं नहीं होता ऑफ कोर्स। बट पूरी तरह से अगर आप मेहनत करो ना, फिर भी ऐसा लगता है कि अरे वे कहीं तो चूक गया, कहीं तो रह गया। लेकिन और जब बेहतर पूरी दे सकता तरह, था। हाँ, लेकिन जब पूरी तरह आप सरेंडर करते हो ना, तब आपकी जितनी टॉप मोस्ट सोच है कि इतना बेहतर मैं आज गा सकती हूँ, उससे बेहतर आप गा सकते हो। वो निकल आता है, वो हो जाता है, वो आपके हाथों से। एंड यू हैव टू सरेंडर टू इट इज हायर एनर्जी। आई मीन देयर इज नथिंग एल्स देयर। ये छोटे छोटे सवाल मैं आपसे इसके लिए पूछ रहा हूँ कि जो भी म्यूजिक रिलेटेड बंदा है, जिसको आगे बढ़ना है, जिसको सुनना है, तो शायद वो ये सब चीज़ें समझ सके। जी।
तो आप जब स्टेज पे रिकॉर्डिंग के लिए गाने के लिए जाते हो या फिर आप रिकॉर्डिंग के लिए कहीं पर भी जाते हो तो उसके पहले आप क्या प्रिपरेशंस करते हैं? प्रिपरेशन तो ऐसा रहता है कि जो भी हमें गाना है वो इतनी बार गाओ, इतनी बार उसका रियाज करो कि नींद से भी उठो तो उतनी परफेक्शन, इतनी प्रैक्टिस के साथ आप दे सकते हो. एंड आई ऑलवेज थिंक कि दिस इज माई लास्ट शो. ओके, जैसे So, कहते हैं कि हमारी जिंदगी इसके के लास्ट बाद- दिन है, वैसे ये मेरा हाँ, लास्ट शो है बस. ये मेरा लास्ट शो. अगर इसके बाद में मैं गा नहीं सकी तो मेरा क्या होगा? तो इतनी प्रैक्टिस करनी है मुझे कि इतना मुझे गाना एंजॉय करना है. हाँ, वो एक बात ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करने, जस्ट सिर्फ परफेक्शन अचीव करने के लिए प्रैक्टिस मत करो. आप खुद वो प्रोसेस एंजॉय करो. राइट. वो जब खुद आप एंजॉय करते हो प्रोसेस तो उसमें परफेक्शन अचीव करना इजी हो जाता है. और फिर आप जब परफेक्शन अचीव करते हो, इतनी प्रैक्टिस करो कि कल कोई उठ के खड़ा हो आपके सामने और ऐसा, अरे ये तो एक आपने सोची नहीं बात, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो द थॉट बिहाइंड एवरी हरकत, द थॉट बिहाइंड एवरी सस्टेन ऑफ अ लॉन्ग नोट नीड्स टू बी देयर. सो दैट वो एक थॉट प्रोसेस दिमाग के अंदर रहनी चाहिए. और वो रियाज के वक्त बैठो तो थॉट प्रोसेस शुरू हो जाती है. ऐसा नहीं, यू हैव टू ईट, स्लीप, ड्रिंक, टॉक, बी द म्यूजिक दैट यू वांट टू बी. सो इट्स अ प्रोसेस फॉर 24 hours. इवन व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, मेरे दिमाग में कोई गाना चल रहा गाना है. चल रहा है. ओके. सो इट हैपेंस, आई मीन इट स्टेज विद यू. आई मीन इट्स सबकॉन्शियस. मैं ऐसे नहीं, राइट. कॉन्शियसली मैं नहीं कर रही हूँ, बट इट इज देयर विद मी. आप गाने लिखते भी हो? जी. तो सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस कैसे दिमाग में आता है? क्या सोचते हो, क्या सोच के लिखते हो? क्योंकि लिखने के लिए सबसे बड़ी लोगों को लगता है लिखना जो है ना, दैट इज बिगेस्ट क्रिएटिविटी. वो सबसे ज्यादा दिमाग लगता है उसके लिए. नहीं, हर चीज में दिमाग लगता है. मुझे हम जो करते हैं वो डिफिकल्ट लगता है. नहीं, हर चीज में दिमाग लगता है. राइट. बट फिर भी एक थॉट प्रोसेस जब आप लिखते हो तो एक चैलेंज, क्योंकि लिखने के लिए कहीं ना कहीं क्रिएशंस, कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस होनी चाहिए. किसी चीज के बारे में हम जब स्ट्रांगली सोचते हैं ना तो वो विचार उतर जाता है मन में. और वो विचार करना, सोचना और फिर प्रोसेस करना और फिर बाहर निकालना. इट्स लाइक 1 2 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3. सो गोइंग टू दैट स्टेप 3 becomes difficult. It has to be a conscious effort. Of course मैं लिखती हूँ, मेरी मदर है वो भी लिखती हैं. जी. आप लोग साथ में भी गाते हो कभी? नहीं, अभी मैं my But mom कभी गाया है doesn't ऐसा? sing. Of course गाया है. ऑन द स्टेज ऑल्सो? Yes, of course गाया है. तो वो फील कैसा रहता है? फील ऐसा रहता है कि मेरी मदर है, शी इज सो मच ओल्डर देन मी, शी इज सो मच मोर एक्सपीरियंस देन मी, शी हैज सो मच मोर प्रैक्टिस, शी इज सो मच मोर लर्निंग. उनके सामने मैं छोटी ना दिख, हम कहीं ठहर नहीं पाते, वैसा वाला सिस्टम नहीं हो. नहीं, उनके सामने अगर मैं छोटी दिख गई तो लोग मम्मी को बोलेंगे यार किसको खड़ा किया है साथ में. तो वो ना हो जाए, तो आई कैन एटलीस्ट बी एट अ लेवल दैट शी इज. और एक इट शुड कम अक्रॉस एज अ सिंगल परफॉर्मेंस. ये इन्होंने मम्मी ने गाया और ये बेटी ने गाया, ऐसा दोनों को ऐसा डिफरेंस ना लगे. तो इसलिए जितना मम्मी प्रैक्टिस करती थी उससे 10 गुना मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी कि यार मम्मी के आई हैव टू रीच अ स्टैंडर्ड ना. उनकी एक जो लेवल सेट की है उससे तो मैं 10 स्टेप्स नीचे पड़ गई तो कैसे चलेगा. पर्टिकुलरली कोई कॉन्सर्ट में आपको ऐसे चैलेंज आते हैं? मैंने बहुत सारे जगह पे देखा है, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, कभी कभी है ना इंसान बहुत प्रिपरेशन के साथ में जाता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कुछ म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया है या ये प्रॉपर नहीं चल रहा है, वो नहीं. वैसा कोई चैलेंजेस जिसने आप पूरे कॉन्सर्ट को डिस्टर्ब किया हो? देयर वाज अ दिवाली पहाड़ का कॉन्सर्ट, आई रिमेंबर. एंड वहाँ पे पूरे तैयार थे हम लोग. म्यूजिशियंस कम थे, 5 या 6 म्यूजिशियंस थे. आई वाज द ओनली सिंगर और 2 घंटे का मेरा पूरा लाइव था, सोलो. एंड साउंड वी वर सपोज टू स्टार्ट एट 7 in the morning. सो हम लोग 5:30 बजे से हम लोग स्टेज पे थे, साउंड लग गया, सब एवरीथिंग वाज इन प्लेस. और एन वक्त पे एक वायर उनकी ख़राब हो गई और वो नहीं चल पा रही थी. वो फॉल्ट कहाँ पे था वो ढूंढने के लिए ना वी टुक लाइक 15-20 minutes. एंड तब तक
audience of maybe 500 people were sitting rapt कि अभी अरे शुरू करो ना, अभी क्या प्रॉब्लम क्या है. लेकिन वो साउंड दादा जो थे वो बहुत बहुत मेहनत से वो फॉल्ट ढूंढ रहे थे कि बाबा कहाँ रॉन्ग हो गया, क्या गलत हो गया. एंड लाइक आई हैड टू स्टेप इन दैट कि अगर मैं बैक स्टेज बैठी रहती और स्टेज पे कोई नहीं दिखता तो इट वुड हैव बीन इंसल्टिंग टू द ऑडियंस. राइट. कि वो अगर सामने आए हैं मेरा शो देखने के लिए तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं वहाँ पे खड़ी रहूँ. एंड व्हाट आई डिड वाज आई वाज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज विद अ माइक इन माय हैंड्स. सो दे न्यू, द ऑडियंस न्यू कि सच्ची भाई कोई प्रॉब्लम हो गया है और इसलिए मैडम शुरू नहीं कर पा रही है. एंड दैट हैपन टू लाइक आई वाज स्टैंडिंग ऑन स्टेज फॉर 45 मिनट्स. ओह. आई वाज स्टैंडिंग, आई वाज नॉट सिटिंग. बट उसमें सबसे बड़ा बात जो है, ऐसी टाइम पे मैंने स्पेशली देखा है, मे बी रॉन्ग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कि उस टाइम सिंगर का जो कामनेस रहती है ना अंदर से वो ख़त्म हो जाती है एंड समवेयर उनका एग्रेशन निकल जाता है. तो हाउ आपने उसको कैसे टैकल किया? तो वही मैं कह रही हूँ कि वो जो सिचुएशन थी ना वो सबको समझ रहा था कि nobody was able to do anything about बट आप it. एकदम काम थे उस टाइम. पूरी तरह से काम थी, ऑफ कोर्स काम थी, क्योंकि वो सिचुएशन मेरे कंट्रोल में था ही नहीं. हाँ, बट जब आपके कंट्रोल में नहीं था, पहली चीज. दूसरा, आपका मिस्टेक नहीं था. हाँ, मेरी मिस्टेक नहीं आपका थी मिस्टेक, जब और हमारा वो मिस्टेक्स साउंड नहीं दादा होता की है. भी मिस्टेक नहीं थी. हाँ हाँ. राइट, वो उनकी भी मिस्टेक नहीं थी, बट स्टिल ही वाज वर्किंग टुवर्ड्स करेक्टिंग दैट फॉल्ट. सो आई अप्रिशिएटेड हिम कि वो कितना मेहनत से कर रहे हैं. एंड एवरीबडी कुड सी दैट ही वाज रियली वर्किंग वेरी हार्ड. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है लोगों को समझना चाहिए. यस, क्योंकि जहाँ पर भी मैंने देखा है ऐसा कुछ होता है ना, तो एक एग्रेशन आ जाता है कि भाई मेरी मिस्टेक नहीं. आप लोगों को सब ये ध्यान रखना चाहिए. नहीं, द मिस्टेक इज नॉट अभी मेरी मिस्टेक है, आपकी मिस्टेक है, किसकी मिस्टेक है. अरे मिस्टेक ही मिस्टेक है यार, वो पास्ट में हो गई, अब आगे चलो. आगे क्या करना है? आगे अगर मिस्टेक में ही हम लोग अड़े रहे तो जो शो करने के लिए जो आए हैं वो तो निकल जाएगा ना. जो जिस काम के लिए हम लोग आए हैं, जो पर्पस के लिए हम आए हैं यहाँ पे, वो तो सफल हो ही नहीं पाएगा. तो मिस्टेक हो गई तो एंड हो गई 45 क्या. मिनट के बाद स्टार्टेड दैट शो. हाँ, उन्होंने दूसरी कॉर्ड मंगवाई और इमीडिएटली स्टार्ट हो गया. एंड दिस वाज माय फर्स्ट सेंटेंस कि जब मैं गाना सीख रही थी तब मेरी माँ ने मुझे ये पहली बात ये सिखाई थी कि हैव पेशेंस, हैव पेशेंस. क्योंकि एज एन आर्टिस्ट ना, मैंने जब कह रही थी कि जब रोज़ रियाज करते हैं तो ऐसे होता है 10 दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया रियाज किया तो आज भी बैठ के रियाज करने को, लेकिन आज तो आवाज़ चल ही नहीं रही. तो फिर ये किसकी मिस्टेक हो गई? फिर क्या खुद को कोसेंगे? अरे तुमने रियाज, मैंने अच्छा नहीं रियाज किया तो क्या मैं दिमाग पकड़ के बैठ जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है. नहीं, आज नहीं हो रहा है. राइट. आज नहीं हो रहा है. द एक्सेप्टेंस इज सो स्ट्रांग. एक्सेप्टेंस कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन somebody is trying to correct that situation and somebody is really genuinely trying to correct that situation, तो उसको आप सक्सेस दो. जो कर रहे हैं उसको आप सपोर्ट करो. आप जब सपोर्ट देते हो तो आपको सपोर्ट मिलता है. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड, अल्टीमेटली व्हेन आई स्टार्टेड द शो, देयर वर क्लैप्स इन द ऑडियंस. वेरी नाइस. एंड वो ऐसा माहौल बन गया ना कि वी वर ऑल इन इट टुगेदर. वो जो प्रॉब्लम थी उसमें हम साथ थे. सो देयर वाज नो डिफरेंशिएशन कि ये आर्टिस्ट है, ये सिंगर है, ये म्यूजिशियंस है, ये ऑडियंस है. राइट राइट. ऑल वर टुगेदर. वी वर ऑल टुगेदर इन दैट. एंड वो जो कोहेसिवनेस एक ग्रुप का जो बनता है, वो जो एनर्जी क्रिएट होती है ना, वो डिफरेंट लेवल पे लेके वो जाता है. डिफरेंट लेवल पे आपको लेके जाती है. एंड दैट इज व्हाट वी वांट थ्रू म्यूजिक. ये है सच्चा पर्पस एक अच्छे म्यूजिक का. दैट शुड हैपन. वोकल हेल्थ का, अगर कोई इंसान है जो म्यूजिक सीख रहा है या गा रहा है, उसको अगर पर्टिकुलर वोकल हेल्थ का ध्यान रखना है, तो ऐसे क्या 2 या 3 पॉइंट है जिस पे उसको स्पेशली ऑलवेज फोकस करना चाहिए? वोकल हेल्थ यानी वी कंसिडर दिस एज अ मशीन. और मशीन की हेल्थ तभी अच्छी रहती है जब वो काम करता रहता है. सो कॉन्स्टेंट वोकलाइजेशन, रेगुलर रूटीन वोकलाइजेशन, inclusion of vocal riyaz in your routine to keep the machine running and healthy and its best क्या बोलते हैं, बेस्ट लेवल, बेस्ट हेल्थ. एंड इन टर्म्स ऑफ वाइज, अगर मैं फूड वाइज अगर कहूँ, सो व्हाट दे हैव टू टेक केयर फॉर दिस?
हर एक की प्रकृति अलग होती है। जैसे आपने कहा लता जी को गरम चलता नहीं था, बट शी यूज्ड टू ईट अ ग्रीन चिली बिफोर एवरी कॉन्सर्ट, ओह दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। तो वो ओपन कर देता है। अगर आप मुझे कहो कि ग्रीन चिली खाओ कॉन्सर्ट के पहले, तो मैं नहीं खा पाऊंगी, बिकॉज दैट इज नॉट द वे आई हैव ग्रोन। तो मुझे क्या नहीं चलता, मुझे क्या चलता है, आप जैसा गले को आदत लगाओगे वैसा वो लग जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ यू। तो ये गला मेरा कुछ अलग नहीं है जिसको मुझे कुछ ढालना है। जैसा मैं यहाँ पे सोचूंगी वैसे ये ढलने वाला है। जनरली बहुत सारे लोग जो है ना पैशनेट, अगर वो म्यूजिक गा रहे हैं, पैशनेट होके अगर वो गाना गा रहे हैं ना, तो ठीक है, उनका पैशन एंड दे एंजॉय। आप इस प्रोफेशन में आ जाते हो, प्रोफेशन में आने के बाद कहीं ना कहीं ये हमारे अर्निंग का सोर्स भी बन जाता है। तो एक अर्निंग का सोर्स बनने के बाद, एक टाइप का आपका ये बिजनेस बनने के बाद भी स्टिल यू एंजॉय द म्यूजिक इन दैट वे। अगर आप प्रोफेशन इसको बनाने के बाद भी जैसे आप पहले करते थे वैसा एंजॉय नहीं करोगे, तो वो प्रोफेशन की तरह भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओके। सो आपको उसको एंजॉय तो करना ही है, एंड वो एंजॉय करने के बाद इट इज गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशन। सी प्रोफेशन करने के लिए ये जो मनी जो बीच में आता है, इट्स अ मीडियम, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट एन एंड रिजल्ट। नहीं, देयर इज अ पीपल whose end goal is earning money only. या That was I'm asking you कि कुछ लोग रहते हैं कि भी मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। लेकिन आप अच्छी चीज़ें करके अगर आप जेन्युइनली पैसा कमाना चाहते हो और म्यूज़िक से पैसा कमाना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए, बट आप खुद को उतना काबिल बनाइए उसके लिए। आज पहले आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आपकी ये म्यूज़िक जर्नी कब से शुरू हुई। ओके, तो मैंने कहा जब मैं 3 साल की थी तब से शुरू हुई। अगर आप म्यूज़िक लर्निंग की प्रोसेस देखें तो देयर आर पीपल who take admission into music colleges after the 12th standard. So 12 years की आपकी schooling होने के बाद you enter into learning music. Okay. So learning music के आपको 4-5 साल मिलते हैं और उसके बाद आप निकल आते हो कि प्रोफेशनली मुझे म्यूजिक करना है। So that 4-5 साल for me it is equal to 5th standard. आप 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड, अगर आप 5th स्टैंडर्ड तक आपकी एजुकेशन है तो क्या आपको कोई जॉब देगा? नहीं देगा। तो आपने आपकी जर्नी अगर एज के 20 इयर्स के बाद में भी शुरू की है एंड स्टिल यू हैव लर्नड म्यूजिक ओनली फॉर 5 इयर्स, दैट इज योर 5th स्टैंडर्ड इन म्यूजिक। ओके, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको 5 साल की मतलब 5 साल के अंदर आपको 12 साल या 20 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा। एजुकेशन में आपको जॉब मिल जाए। आप पहले काबिल बनो ना। You do practice that much. एग्जैक्टली आप 15 साल की ग्रेजुएशन नॉर्मल, आप अगर म्यूजिक के छोड़ के अगर कोई अलग स्ट्रीम में हो तो आप 15 इयर्स 15 स्टैंडर्ड में आपका ग्रेजुएशन माना जाता है। उसके बाद आप 2 साल एमए करते हो, आई मीन मास्टर्स करते हो। उसके बाद में आप जाते हो स्पेशलाइजेशन करने के लिए। उसके बाद में आप कोई अपेक्षा करते हो कि आपको कोई अच्छी जॉब मिले या फिर आपको अच्छी पैसे देने वाली कोई नौकरी मिले। तो आप 4 साल म्यूज़िक सीखोगे, 2 साल म्यूज़िक सीखोगे और आ जाओगे सपने लेके कि मुझे प्रोफेशनली म्यूज़िक करना है और मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा? ऐसे कैसे मिलेगा? और जो म्यूजिक में है, जिन्होंने मेहनत करी है, उनको दिखता है अरे ये 2 साल ही उसको हुआ है, इसको तो और बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। आप वो ऐसा कर सकते हो कि 2 साल की मेहनत आप 1 साल में कर सकते हो। 5 साल की मेहनत डबल करो, दिन का रात करो, रात का दिन करो और आप सीखो और करो, तो आप कर सकते हो। बट आपको करनी मेहनत उतनी ही करनी है और फिर आपको पास चाहिए तो इट इज 10 स्टैंडर्ड के बाद आपको क्या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको क्या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं? So it is how you do practice, how much time you give, that is exactly. How much you give, उतना ही आपको मिलने वाला है। और म्यूजिक में भी वही है। जैसे आपने कहा कि आपकी मॉम से आपने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट सीखा कि हैव पेशेंस। वैसे इतने सालों की इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या कुछ 2-3 पॉइंट जो आपने सीखे हैं स्ट्रॉन्गली? One is hard work. Hard work. There is no substitute of. There is no substitute to hard work. You have to work hard, and not just hard work. You have to do hard work with a razor sharp focus on what you want to achieve. तो आपने पहले गोल सेटिंग करनी है और फिर उसके
वहाँ पहुँचने के लिए आपको रास्ते तो खुद ढूंढने हैं। फिर राइट वो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, या चारों आठों रास्ते होंगे जो आपको गोल तक लेके जाएंगे। और आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही रास्ता है, मैं तो उसी से जाऊंगी, बस मुझे तो पहुंचना है, कुछ भी हो जाए मैं वही रास्ता अपनाऊंगी। लेकिन वहां पे अगर ब्लॉक है तो तो आपको आप भी दूसरा ब्लॉक रास्ता हो चूज जाओगे। करना। आप यू हैव टू टैकल अदर Right. वेज। ट्रू, ओके, मतलब आपको स्टक नहीं होना है, आपका क्लियर है, गोल क्लियर है, विजन क्लियर है, वहां पे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है वो इम्पोर्टेंट है। और हार्ड वर्क एंड नथिंग एल्स एंड एब्सोल्यूट पैशन कि ये तो करना है और अच्छा ही करना है, अच्छा ही करना, अच्छा ही करना है। आप 100% अपना देते हो तो रिजल्ट अच्छा ही आता है। एंड कीप ऑन एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। ट्रू, योर लर्निंग शुड अपडेटेड, नेवर थॉट स्टॉप। यस, यू शुड बी अपडेटेड एवरी टाइम। अपडेटेड कि पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, हम कहाँ हैं, दुनिया कहाँ है, हम आगे हैं, हम पीछे हैं, कहाँ है। You have to evaluate your goals constantly. You have to evaluate your situation in life constantly, so that reaching your goals become ट्रू, easier. आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फिर इसको बैलेंस करने के लिए पूरा टाइम तो आप म्यूजिक करते हो, म्यूजिक पे, म्यूजिक की बात, म्यूजिक करना, तो पर्सनल लाइफ को कैसे टैकल करते हो? There is no personal and there is no professional. There is only one life. As a person, I am used to doing 10 things at a time. 10 things at a time, 10 okay. things at a time. Oh, I'm used to. I'm a With the multitasker. focus. I'm a multitasker. Yes. okay. सो दसों चीजों पे इक्वल फोकस देके मुझे काम इज करना इट पॉसिबल? ये अच्छा कैसे आता होता है? है, क्योंकि हम मजा लोग आता तो है। एक की जगह दूसरी दिमाग में आ जाती है तो पहली वाली मिसिंग हो जाती है। नहीं, सी, आई एम अ मदर, आई एम अ डॉटर, आई एम अ डॉटर इन लॉ, आई एम अ वाइफ, आई एम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ डायरेक्टर ऑफ माई ओन कंपनी, आई एम डॉक्टरेट इन इंग्लिश लिटरेचर। सो दीज आर माई जोन्स ऑफ वर्क। सो इसमें से एक भी जोन अगर कम पड़ गया तो अल्टीमेटली वो मेरे ग्रोथ में दिखता है। एंड पर्सनल और प्रोफेशनल, एज लॉन्ग एज द पीपल एट होम नो एवरीथिंग अबाउट यू विद एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, तो वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। सो प्रोफेशनल लाइफ अलग रह गई, पर्सनल लाइफ कोई पीछे रह गया, कोई आगे निकल गया, ये तो होता ही नहीं है। घर में भी जब हम बिजनेस की बातें करें, जो लर्निंग की बातें करें, एजुकेशन की बातें करें या फिर पर्सनल बातें करें, मेरे बच्चे तो सामने बैठे होते हैं। वी आस्क देम ओपिनियंस, आप Right. बताओ कि एम आई डूइंग द राइट थिंग? इफ यू आर इन माई सिचुएशन, इवन माई 10-year-old गर्ल, 9-year-old गर्ल, मैं उनको भी ये पूछती हूँ कि अगर आप मेरे सिचुएशन में है तो आप क्या करोगे, कि मैं कर रही हूँ वो सही है कि नहीं। सो दैट इज अ लर्निंग फॉर हर ऑल्सो, नो, आई इन्वॉल्व Right. हर इन माई डिसीजंस। वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जैक्टली, तो वो भी सीख रही है। अगर वो कुछ ओपिनियन देती है तो मैंने कहा कि चलो ये सही है तो मान लिया, अगर सही नहीं है तो मैं उनको प्रोज एंड कॉन्स बता देती हूँ कि नहीं, आप जो कह रहे हो वो ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। सो वी हैव टू डेवलप लैटरल थिंकर्स एवरीवेयर। सो पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग रह के होता ही नहीं है। All together because you are multitasking. Exactly. And then me and my husband, we are in the same professional. We are the directors of our own company. We are partners in the So isn't company. it challenging कि आप एक artist हो and you are running your own company? So isn't this quite challenging? It is not challenging. It is two sides of the same coin. What is the pros and cons for this? Like जैसे अभी आपने कहा pros and cons रहते हैं, तो आप एक artist हो, आप अपना काम कर रहे हो, आपके पास दूसरे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं और उसके साथ में आप अपनी कंपनी चला रहे हो। प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है? देखो, मुझे ना कुछ गलत किसी में दिखता ही नहीं है, पहली बात तो। और आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मैं और मेरे हस्बैंड सेम प्रोफेशन में हैं। ऑफ कोर्स द एरियाज दैट वी टैकल इन द सेम जोन आर डिफरेंट, सो वी डू नॉट इंटरफियर और वी डू नॉट मेडल। और अगर मेडल भी करना है तो रिस्पेक्टफुली करते हैं कि चलो हस्बैंड है तो उसको उठपटांग से कुछ बातें कर ली कि अरे तुम, मैं वाइफ हूँ ना, मेरे को आप सुनो, ऐसा तो होता नहीं है। वो भी कहते हैं कि अरे मैं हस्बैंड हूँ तो तुमको मेरी बात सुननी वैसा पड़ेगी। नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। सो वी हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, वेरी नाइस। ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द क्वालिटीज ऑफ ईच अदर, एंड वी आर एब्सोल्यूट पोल्स अपार्ट। कि मैं ऐसा सोचती हूँ तो वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो ज़रूरी है
और एक अच्छी बात इनफैक्ट ये है कि बिकॉज वी आर इन अ स्टार्टअप जोन, तो कैसा होता है ना कि स्टार्टअप जोन में ये कहा जाता है कि आपको नींद छोड़नी पड़ती है, आपको फैमिली पीछे छोड़नी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा काम 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 करना पड़ता है, तो वो हमारे घर पे नहीं होता। ओके, बिकॉज वी बोथ आर ऑन द सेम ग्राउंड, राइट। मुझे पता है कि वो कितना काम कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं कितना काम कर रही हूँ, और एक रात को 9:30 बजे अगर मैं कुछ दिमाग लगा के मैं बहुत ज़्यादा कुछ काम कर रही हूँ, तो ही विल नॉट कम एंड टेल मी कि अरे यार ये तो खाने पीने का वक्त हो गया, ये क्या तुम काम कर रही हो। राइट, बिकॉज ही नोज। और ही विल पिच इन एट दैट टाइम कि अगर मैं खाने पीने को छोड़ के, बच्चों का खाना वाना छोड़ के मैं अगर काम कर रही हूँ, तो ही विल पिच इन एंड ही विल मैनेज द किड्स। Right, great. वैसे if he is outside and I am home managing the kids and he is working on the field, I know that he is really doing something important. So मैं मेरा छोड़ के मैं बच्चों के लिए घर पे बैठ So जाऊँ। both of you understand each other actually. Exactly. That is right. म्यूजिक तो अभी आपका पैशन बोलो, प्रोफेशन बोलो, सब कुछ ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने बोला डांसिंग आपकी हॉबी है, जी। हाउ यू एंजॉय द डांस, either how you enjoy your other hobbies? डांसिंग तो मुझे छोड़ना पड़ा, बिकॉज अगर मैं डांस करने लगूंगी ना, तो वो फिजिकल जो एफर्ट होता है उससे गले पे इफेक्ट होता है। सो कभी टाइम पास So मिल what is गया your तो hobbies now? अभी क्या अपार्ट फ्रॉम द म्यूजिक आप क्या एंजॉय करते हो? और आई लव ड्राइविंग ओके, ग्रेट। एंड देन आई लव रीडिंग, आई लव स्विमिंग, ओहो, traveling. Yes, बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस टिल द डेट? traveling is here. बट स्टिल द एक्सपीरियंस, some experience are memorable experience की यहाँ का ट्रैवल। मैंने 4 धाम की यात्रा जो की थी, चारों धाम गए थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। एंड वहाँ पे जाके पता चलता है कि आप कितने छोटे हो, आपकी ईगो कितनी छोटी है, आप क्या हो, आप क्या हो ऐसा लगता है। एक्चुअली। That is a great experience. But apart from that, we travel for pleasure. एक साल में तो 6-7 तो हम लोग ट्रिप्स करते ही करते हैं, ओहो। बच्चों को लेके करते हैं, फैमिली को लेके करते हैं, खुद साथ में जाते हैं। वी ड्राइव, मी एंड माय हस्बैंड, बोथ ऑफ अस। He is also दिल्ली से driving लेके our- कार लेके हम वी वेंट टू नैनीताल, वी वेंट टू लॉट ऑफ प्लेसेस। So enjoying apart from music, other all things also. Yeah, it's a part of life and you need to take that kind of breaks, you know, so that आप पीछे वापस आके और जोर से काम करें। Yeah. फैंस से कैसे कनेक्टेड रहते हैं आपके जो फैंस रहते हैं उनसे? The social media is a great place to connect with them, of course. And personally also, my numbers are freely available. ग्रेट। I don't believe in कुछ होल्ड करना, मैं समझता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये अगर अपना आदमी लग रहा है, सामने वाला इतना अपनापन दिखा रहा है, तो मैं उससे क्यों छुपाऊं कुछ। So my numbers are freely available. I am 24 hours available. I am always approachable. कभी भी उठा के फ़ोन करो, कभी भी मैसेज करो। I would like to कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज़ों में रिप्लाई नहीं कर पाती, of course that's a different thing. But it's not that I don't want to reply इसलिए मैं नहीं करती, but वो तो पार्ट होता है, इतना सब प्रोफेशनली पार्ट रहता है तो हम बिजी भी रहते हैं कहीं नहीं। बिजी रहते हैं। या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है आपका अभी आगे का प्लान, म्यूजिक को लेके या आपकी कंपनी को लेके? my company, my organization is Swardhara. So Swardhara is an organization through which we teach music to school kids. ओके, We teach music for its scientific benefits and not music just as an art. तो आर्टिस्ट बनने के लिए जो प्रोसेस ज़रूरी है, तो किसी को अगर आर्टिस्ट नहीं भी बनना है, उनको भी म्यूज़िक सीखना ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर योर मेंटल हेल्थ। म्यूज़िक जो है, इट इम्पैक्ट्स योर राइट ब्रेन, it helps development of your right brain, it helps develop your focus, concentration, your logical thinking and higher cognitive skills. ग्रेट। तो ओके, ये जो है वो हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अगली पीढ़ी है। अगर इनको हम अभी सक्षम करेंगे तो कल 15 साल 20 साल बाद जाके ये लोग अपना देश चलाने वाले हैं। राइट। तो जैसे म्यूजिक सीखने का जो बेनिफिट आपने बताया, वैसे म्यूजिक सुनने का भी कोई बेनिफिट है?
म्यूजिक सुनने का बेनिफिट है ही ऑफ कोर्स, और उसके आगे जाके आप अगर वोकलाइज करेंगे, आप अगर गाएंगे उनके साथ, उसके साथ, तो वी हैव मैक्सिमम बेनिफिट, बिकॉज नेचर हैज मेड अस कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट। हर एक को तो गला दिया है ना, तो हर एक को गाना गाना ज़रूरी है। जैसे हर एक को एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, हसे हर एक को प्राणायाम करना ज़रूरी है, हर एक को योगा करना ज़रूरी है, वैसे हर एक को गाना ज़रूरी है, सो दैट इट विल इम्पैक्ट एंड कीप योर मेंटल हेल्थ मोस्ट पॉजिटिव। मैं साइंटिफिकल तो मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि जब भी हम कोई अच्छा सा गाना सुनते हैं ना, तो माइंड को एक सुकून, शांति मिलती है, हम स्ट्रेस जो है ना उससे रिलीफ हो जाते हैं। हाँ, तो ये हो रहा है ना, होता है आप 100%। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करूंगी कि ये क्यों हो रहा है, आपको ये जो सुकून और ये शांति और ये जो हैप्पीनेस आपको लग रहा है, तो वो आपको, आपके अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आपने सोचा है कभी? नहीं सोचा कभी, बट हाँ बस शांति मिलती है। हाँ, सो ये साउंड जब अंदर जाता है यहाँ से, तो कॉक्लिया के होते वो ब्रेन तक पहुँचता है, राइट? और ब्रेन तक पहुँचने के बाद क्या होता है, वहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री है, राइट? वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, जो फिजिक्स में हमें सिखाया गया है। तो वो जो साउंड फ्रीक्वेंसीज अंदर जाती हैं, दे हैव द पावर टू रिलीज योर हैप्पीनेस हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन्स, सेरोटोनिन्स, मेटामॉर्फिन्स, डोपामाइन रश भी होता है जो ड्रग्स से आता है, लेकिन ड्रग्स ना लिए तो म्यूजिक से आ सकता है। So that is what is physiologically happening, and sound is the only universal element that has the power to break your blood brain barrier and have a positive impact on your brain. ओह तो ये साइंस जब हम बच्चों तक पहुंचाते हैं, तब कोई उठ के नहीं कहता कि नहीं मैम मुझे तो नहीं गाना, हमारे फैमिली में तो कोई गाता नहीं है, मुझे नहीं गाना है। अगर ये हम लोग पर्सपेक्टिव लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तो उनको कैसे समझेगा? पता ही नहीं चलेगा। जैसे पता ही अभी नहीं तक चलेगा। मुझे भी नहीं पता था कि म्यूजिक सीखने का भी ऐसा कोई बेनिफिट है, Yes. म्यूजिक सुनने के बाद चीजें यहाँ तक पहुँच के ऐसे काम करती है, वी आर नॉट अवेयर। तो ये जो अच्छा लगना है ना, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली फिजियोलॉजिकली हैपनिंग। ऑफ कोर्स इट इज मच डीपर, ये तो मैंने ऐसे चार Right. सेंटेंसेस में बोल दिया है। ऑफ कोर्स इट इज मच डीपर, देयर इज ट्रिमेंडस लॉट ऑफ रिसर्च अवेलेबल ऑन गूगल, देयर आर सो मेनी न्यूरोलॉजिस्ट, सो मेनी पीपल वर्किंग ऑन द साइंस बिहाइंड म्यूजिक, और ये कैसे इम्पैक्ट करता है। एंड अभी म्यूजिक थेरेपी में भी जो रिसर्च होती आ रही है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ ब्रेन रिएक्ट्स टू म्यूजिक एंड वाइस वर्सा। उनके जो अगर ऐसे इसकी वजह से वो हो रहा है, तो वो उसकी वजह से ये भी हो सकता है। दैट एक्शन रिएक्शन सॉर्ट ऑफ जो रिसर्च है वो भी चल रहा है। ग्रेट। So that is my next path. So when we started our organization some 6 years back, till date we have reached around 30,000 students across our Oh. country. Yeah, in Mumbai, Pune, Great. Hyderabad, and Gwalior, Agra, Hathras, and we are trying to So many places scale up. and still reaching. Yeah, and we have 20 teachers under me. Oh, And I great. have trained those teachers who they become music literacy experts. We have coined this new term as music literacy. जैसे हम लोग ना ABCD सीख के कोई डॉक्टर बन नहीं जाता, नहीं बन जाता, या फिर राइट। ABCD सीखना है क्यों, उसको प्रोफेसर नहीं बनना है। बट ABCD इज अ मीडियम टू एक्वायर डिफरेंट जोन्स का नॉलेज, दैट इज लिटरेसी, राइट? जो 1950s में जो भारत जहाँ पे था और आज 2024 में भारत जहाँ पे है, तो लिटरेसी हैज़ बीन अ मेजर कॉज ऑफ डेवलपमेंट राइट। इन द होल पॉपुलेस। तो अगर म्यूज़िक लिटरेसी को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो म्यूज़िक तो अपना काम करने ही वाला है। वैसे तो नेचर ने हमें सहूलियत दी है कि हम आंखें बंद कर सकते हैं, कान बंद नहीं कर सकते हम, राइट। तो अगर अच्छा म्यूज़िक कानों पे पड़े, तो म्यूज़िक इज़ गोइंग टू डू इट्स ओन जॉब। लेकिन अच्छा म्यूज़िक कानों तक आए, ये हमारे आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यस। एंड दिस इज़ वेयर अ जर्नी इनवर्ड जो होती है कि मैं एज एन आर्टिस्ट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, मेरा गाना लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुने,
हाउ कैन आई बी मोर सक्सेसफुल एज एन आर्टिस्ट. ये जर्नी कहीं पे वी हैव टू टेक इट आउटवर्ड. सब कौन कौन सी लैंग्वेजेस में गाते हो? मैंने इंग्लिश, मराठी, हिंदी तो हुआ, ठीक है. आई लर्नड फ्रेंच, मैं फ्रेंच में गाना गाया है. अच्छा, फ्रेंच में भी गाना गाया? हाँ, राजस्थानी लैंग्वेज में भी गाया है मैंने, तमिल में भी गाया था. आपने लैंग्वेजेस तो बता दी कि आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी और अभी आप फ्रेंच में भी गा रहे हो. आपको सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है वो कौन सी लैंग्वेज में गाने का आता है? मज़ा आता है हिंदी और मराठी में गाने के लिए. मराठी इज़ माई मदर टंग ऑफ कोर्स. और हिंदी में मैंने सीखा है. हिंदी गाने के लिए जो मेरा गले का टोन लगता है, उसका थ्रो जो है वो अलग बनता है. मराठी के लिए अलग बनता है. लेकिन मज़ा तो दोनों में आता है, बिकॉज देयर इज सम ग्रेट म्यूजिक इन बोथ दीज लैंग्वेजेस. ऑफ कोर्स हर लैंग्वेज में है, बट इट्स लाइक मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की उतनी इंडियन लैंग्वेजेस, इसलिए I don't know the pleasure about those languages. Right. But there is great music happening, yes. So Marathi, Hindi is my comfort zone, of course. Great. Yeah. जो भी लोग हैं वो इन फ्यूचर अपना करियर म्यूजिक में बनाना चाहते हैं या म्यूजिक से रिलेटेड हैं या म्यूजिक सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि what they have to take care? जो भी सीखना चाहते हैं उन्होंने तो पहले ये तय करना है कि आपको कितने साल के लिए सीखना है. अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ही कूदो इसमें. अगर आप क्विक ग्रेटिफिकेशन और क्विक रिजल्ट्स चाहते हो तो म्यूज़िक शुड नॉट बी, आई डोंट से म्यूज़िक कैन नॉट बी, बट म्यूज़िक शुड नॉट बी योर एरिया ऑफ क्विक ग्रेटिफिकेशन, बिकॉज दैट इज़ नॉट फंडामेंटली राइट. राइट. एंड देन आपको अगर सीखना है तो जितने अलग अलग रिसोर्सेस से आपको सीखने को मिल जाए उतनी आपकी ग्रोथ अच्छी होगी. और उसको खुद पे इम्प्लीमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करो, अपनी खुद की आवाज़ समझो. किसी और की फेमस सिंगर की आवाज़ में गाने का प्रयास मत करो. वो मिमिक्री होती है, उसको गाना नहीं कहते. तो खुद की आवाज़ जानो, और आपकी खुद की आवाज़ यूनिक है. So be blessed and be confident about your own voice. Great. अगर आप प्यार से आपकी ही आवाज़ में सामने वाले से बात कर सकते हो तो उतने ही प्यार से अगर आप गाओगे तो भी आपका गाना सामने वाले पर तक पहुंचेगा. ट्रू. मतलब आप कॉपी करने के पीछे मत भागो, आपकी जो ओरिजिनलिटी है उसको पहचानो और उसके ऊपर वर्क करो. उसके ऊपर ही वर्क करो. ग्रेट ग्रेट. म्यूजिक के बारे में एक्चुअली मुझे बहुत सारी जानकारी नहीं थी, आज बहुत कुछ जानने को मिला. बहुत अच्छा भी लगा आपके साथ बात करके. हम इस शो को एंड करेंगे. ऐसे तो बातें करने के लिए बहुत कुछ है, मुझे लगता है 2-3 घंटे भी कम पड़ेंगे, बट इसकी क्लोजिंग हम आपके फेवरेट सॉन्ग के साथ में करेंगे. आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग है उसकी 4 लाइनें एंड वी विल क्लोज दिस. देखो, एक मदर के लिए ना अपने सब बच्चे प्यारे होते हैं. So there is no particular song that is my favorite. बट स्टिल कुछ भी बोलो, एक तो होता है कि हम ये जब गाना गाते हैं तो मेरी एनर्जी एक अलग लेवल पे चली जाती है, मेरा सोल है वो अलग लेवल पे चला जाता है. एक भैरवी है, उससे एंड कर सकते हैं. यस, नो प्रॉब्लम. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. इट इज संग बाय परवीन जी, परवीन सुल्ताना जी, और भैरवी में गाया है. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. These are my exact sentiments towards music also. मैं यही कहने वाला था एक्चुअली. जी. थ्रू वेरी नाइस, ब्यूटीफुल वॉइस, टचिंग टचिंग टचिंग. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बहुत सारी बातें करके, और मुझे लगता है जो भी म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस एपिसोड से. थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू.